नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और स्वागत है आपका न्यूज पथ पर। देखिए, राह जिंदगी की हो या फिर खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं और जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ आपको हम लिए चलेंगे न्यूज पथ पर। आपको बता दें कि बजट के निपटारे से क्या निकलने वाला है, इस पिटारे से क्या निकलने वाला है, इस पर हॉर्न ओके प्लीज में चर्चा करेंगे। तो सोशल अड्डे में बजट से उम्मीदों पर लोगों की राय जानेंगे। सियासी ढाबे में रामचरितमानस के बहाने हो रहे समाजवादी पार्टी के नए प्रयोग की भी बात होगी। तो प्रगति मार्ग में देश का पहला केबल रेल ब्रिज आपको दिखाएंगे। और शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। राजस्थान के बारां में एक अधिकारी को ऐसी फेयरवेल मिली कि तस्वीरें चर्चा में आ गई। शहर के थाना कोतवाली से सीआई मांगेलाल यादव का उनका करीब 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर जयपुर ट्रांसफर हुआ। गाजे बाजे के साथ उनको शाही विदाई दी गई। सीआई को साफा पहनाकर घोड़ी पर बिठाया गया। विदाई जुलूस में पुलिसकर्मियों के साथ आम लोग भी शामिल हुए। लोगों का मानना था कि बारां के इतिहास में कई अधिकारी आए और गए, लेकिन ये पहले ऐसे अधिकारी रहे जिन्होंने लोगों के बीच पुलिस की अच्छी छवि बनाई। कोतवाली से उन्हें घर के लिए रवाना करते समय कार को दुल्हन की तरह सजाया गया और करीब 1 किलोमीटर तक गाड़ी को धक्का देकर शहर के प्रताप चौक लाया गया। बारां शहर में इस शाही अंदाज में किसी अधिकारी को पहली बार ऐसी अनोखी विदाई दी गई, इसीलिए यह खबर चर्चा का विषय बनी हुई है। जमीन धंसने से चर्चा में आई जोशीमठ की ये तस्वीर चर्चा में है। दरअसल यहाँ 2 होटलों को तोड़ने का काम फिर से शुरू किया गया है। मजदूरों और मशीनों की मदद से यहाँ के माउंट व्यू होटल और मलारी इनको तोड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इन होटलों की वजह से निचले इलाकों के मकानों को खतरा बना हुआ था। अब जब इन होटलों पर बुलडोजर चला तो एक बार फिर यह खबर चर्चा में आ गई। आपने अक्सर देखा होगा कि आसमान में उड़ते पंछी कभी बिजली के तारों की चपेट में आ जाते हैं, कभी पतंगबाजी में चाइनीज मांझे के कारण घायल हो जाते हैं। बस इन्हीं पंछियों की पीड़ा को समझते हुए सोनीपत पुलिस में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पवन कुमार ने एक पहल की है, जिसकी चर्चा इलाके में खूब हो रही है। दरअसल 2018 में पवन कुमार ने ये पक्षी विहार बनाया, जहाँ घायल पंछियों की विशेषज्ञों की मदद से मरहम पट्टी कराई जाती है। उनके मुताबिक इस पक्षी विहार को बनाने में 4 लाख से ज्यादा का खर्चा आ चुका है। फिलहाल तो इलाके में चर्चा का विषय बने पवन कुमार और उनकी टीम की हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी तारीफ कर चुके हैं और उनके स्नेक और सराहनीय काम के लिए उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। इससे हमारे को आत्मा में इतना सुकून मिलता कि हम उसके शब्दों में बयान नहीं कर सकते। 2-3 दिन पहले एक मोरनी आई थी करंट लगने से, जो अब पैदल चलने लगी है। उसको पैदल चलते हुए जब हम देखते हैं तो उस खुशी का हमारा कोई ठिकाना नहीं होता, उनको शब्दों में बयान नहीं कर सकते उस खुशी को। ये आपने अपने खर्च से बनाया है इसको? ये ज्यादातर हम अपनी सैलरी से ही बनाया है, लेकिन कुछ लोग जिनकी वो होती है वो अपनी श्रद्धा अनुसार दान देकर जाते हैं। हमने किसी से मांगने की आज तक आवश्यकता नहीं पड़ी। सांसें हो रही कम, आओ पेड़ लगाएं हम। बिहार के समस्तीपुर में पर्यावरण बचाने का कुछ ऐसा अनूठा संदेश दे रहे हैं राजेश कुमार सुमन, जो मुंह पर ऑक्सीजन मास्क और पीठ पर पौधों का टैंक लगाए घूम रहे हैं। मकसद साफ है, लोगों को अपने आसपास की आबोहवा के प्रति जागरूक करना। ऑक्सीजन मैन के नाम से इलाके में मशहूर राजेश मानते हैं कि शादी समारोह में गिफ्ट स्वरूप पेड़ पौधे दिए जाएं। घर में बेटी होने पर उसके नाम से एक पेड़ जरूर लगाएं। यही नहीं, जन्मदिन पर केक काटने की जगह पौधारोपण किया जाए तो पर्यावरण को बचाया जा सकता है। ये ऑक्सीजन बचाओ हित यात्रा कैंपेन 5 सालों से कर रहा हूँ। इनिशियल में तो लोग मुझे पागल तक कहते थे, पागल। मैं जब पौधा भेंट करने शादी में जाता था तो मुझे भगा देते थे। जब मैं वहाँ से आता था तो मैं रोता था। मुझे काफी ये होता था। फिर मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करता था कि क्यों नहीं मेरी बात को समझ पा रहे हैं। उनको चाइनीज उपहार चाहिए था, उनको दिखावटी उपहार चाहिए था, लेकिन मेरी बात को समझ नहीं पा रहे थे। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज ऐसी एक खबर कल पेश होने वाले बजट से जुड़ी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आर्थिक सर्वे पेश किया, जिसमें अर्थव्यवस्था की शानदार तस्वीर नजर आई है। अब उम्मीद की जा रही है कि इस बुनियाद पर अगले वित्त साल में भी भारत तेजी से विकास के रास्ते पर बढ़ेगा।
लेकिन जब देश का बजट आता है तो लोगों की उससे उम्मीदें होती हैं। हर तबका, हर सेक्टर चाहता है कि बजट में उसके फायदे से जुड़ा कुछ ऐलान हो। अगले लोकसभा चुनाव से पहले ये सरकार का आखिरी पूर्ण बजट है, इसलिए लोगों की खास नजर है। लेकिन बजट से जुड़ी उम्मीदों को आप भी समझें, इसलिए जानकारी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। ये हमारे सामने युग निर्माण का अवसर है और हमें इस अवसर के लिए 100% सामर्थ्य के साथ हार क्षण कार्य करना है। बस कुछ घंटे बाद खुलने वाला है बजट का पिटारा, और ये बजट इसीलिए खास है क्योंकि अगले लोकसभा चुनाव से पहले का आखिरी पूर्ण बजट है। जाहिर है लोगों को इस बजट से बेहिसाब उम्मीदें हैं। खासकर मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स स्लैब में छूट की आस है। आर्थिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि मध्यम वर्ग को टैक्स की राहत दिए जाने से देश की अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा। इसीलिए उम्मीद ये है कि बजट में टैक्स का बोझ कम हो। आयकर छूट की सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की मांग है। डिमांड ये भी है कि 80C के तहत मिलने वाली छूट को 1.5 लाख से बढ़ाकर कम से कम 2 लाख किया जाए। इसके अलावा अधिकतम टैक्स स्लैब जो सरचार्ज और सेस वगैरह मिलाकर 42.74% बैठता है, उसे भी घटाने की मांग की जा रही है। हालांकि बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से इस मोर्चे पर कोई राहत दी जाती है कि नहीं, ये काफी हद तक सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ और मंदी की आशंका के बीच राजस्व वसूली के आधार पर तय होगा। इसी तरह मध्यम वर्ग को होम लोन पर छूट बढ़ाने की भी उम्मीद है। दरअसल महंगाई की वजह से पिछले 1 साल में ब्याज दरों में करीब 2% का इजाफा हुआ, जिसकी वजह से मध्यम वर्ग की जेब पर काफी बोझ बढ़ गया है। अभी होम लोन के प्रिंसिपल के सालाना 1.5 लाख और ब्याज के 2 लाख तक के भुगतान पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है। इस रकम को टैक्सेबल इनकम में नहीं जोड़ा जाता है। उम्मीद ये की जा रही है कि कई साल से स्थिर ये छूट सीमा इस बार के बजट में बढ़ाई जा सकती है, ताकि अफोर्डेबल हाउसिंग के मार्केट में फिर से तेजी लाई जा सके। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर इस बार दूसरा घर खरीदने वालों को भी इनकम टैक्स में छूट देने की डिमांड कर रहा है। इसी तरह छात्रों को भी बजट से उम्मीदें हैं। लाखों छात्र एजुकेशन लोन सस्ता होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसके अलावा जरूरतमंदों और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को आसानी से एजुकेशन लोन मिल पाए, इसका भी बजट में प्रावधान किए जाने की पूरी उम्मीद है। जानकार मान रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को और मजबूत करने के लिए आयात किए जाने वाले कई तरह के सामानों पर बजट में कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जाए, ताकि घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल पाए। माना जा रहा है कि सरकार 35 सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है। इन सामानों में प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, प्लास्टिक के सामान, ज्वेलरी, हाई ग्लॉस पेपर और विटामिन जैसे आइटम शामिल हो सकते हैं। जाहिर है इस बजट पर से सभी की उम्मीदें जुड़ी हैं, चाहे वो आम आदमी हो या कारोबारी। देखना है कि वित्त मंत्री किसे क्या सौगात देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बजट पेश होने से पहले आपको बता दें, 2 बातों की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। क्या मध्यम वर्ग को टैक्स के बोझ से निजात मिलेगी और आम आदमी को किन चीजों की खरीदारी में राहत मिलेगी? इस बार भी ये चर्चा गर्म है। जानकार भी मान रहे हैं कि सरकार राहत देने वाले कुछ फैसले ले सकती है। बजट में क्या हो सकता है, इसे समझा रहे हैं हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा। तो इस आखिरी बजट में लोक लुभावने वादों के साथ साथ कहीं न कहीं कुछ सौगातें मिलेंगी। वो सौगातें क्या हो सकती हैं? ये संभव है कि वंदे भारत जो ट्रेन है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, अब देख रहे हैं उसकी तस्वीरें, और वो वंदे भारत ट्रेनों की संख्या और बढ़ा दी जाए, कई सारे और रूट पर वंदे भारत ट्रेनें चला दी जाएं। दूसरा, स्वास्थ्य पर खर्चा बढ़ सकता है, क्योंकि हमने देखा कैसे वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हुआ, दूसरे कार्यक्रम जो हुए, तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य सेक्टर पर जो निवेश है वो बढ़ जाएगा रिसर्च प्रोग्राम में, ताकि
ऐसी किसी भी परिस्थितियों के लिए हम तैयार रहें। शिक्षा के ढांचा में ज्यादा से ज्यादा मेडिकल कॉलेज कह रहे हैं, देखिए हमने बहुत सारे मेडिकल कॉलेज खोले हैं, तो और उस पर खर्च हो सकता है। हायर एजुकेशन के लिए लोन से हो, मुद्रा योजनाएं हों, ऐसी दूसरी कई योजनाएं भी आ सकती हैं ताकि लोगों तक पैसा पहुंचे, शिक्षा पहुंचे और स्वास्थ्य पहुंचे। रोजगार को लेकर के सरकार जाहिर है कई योजनाओं के बारे में बता सकते हैं। देखिए ये भी मान रहे हैं पूंजीपति की जो कोविड के टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने निवेश किया उसके चलते कहीं न कहीं रोजगार को बढ़ावा मिला, तो अब ऐसी कुछ परियोजनाएं भी आ सकती हैं बजट में जिसके चलते रोजगार को बढ़ावा मिले और साथ ही महंगाई को कम करने के लिए। देखिए अभी आटा महंगा हो रहा है तो सरकार ने कई लाख जो मीट्रिक टन है वो गेहूं बाजार में उतार दिया कि बिके, कम से कम रेट कुछ कम आए। तो ऐसे महंगाई को रोकने के लिए भी बजट में कुछ प्रावधान किए जा सकते हैं। सबसे बड़ा हमारे और आपके जैसे मध्यम वर्गीय लोगों के लिए ये इंतजार रहेगा कि देखिए इतना मोटा टैक्स जाता है, इनकम टैक्स में कुछ राहत मिलेगी कि नहीं सरकार। ये उम्मीद जरूर की जा रही है कि जो सबसे निचला सर्किट है कम से कम उसमें कुछ राहत दी जाए। तो अगर जनता का टैक्स का पैसा बचेगा, कम से कम जो सबसे पहली स्लैब है अगर वो बढ़ा दी जाती है, उसमें कुछ कमी हो जाती है ताकि टैक्स के जो अमाउंट है वो थोड़ा ज्यादा हो, टैक्स कम हो जाए। अगर ऐसा होता है तो मेरी जेब में पैसा बचेगा, हमारी जेब में पैसा बचेगा तो हम उसे बाजार में खर्च करेंगे तो परचेसिंग पावर बढ़ेगी। और आप जानते हैं कैसे ऐसे अर्थव्यवस्था चलती है, परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो जाहिर है खपत ज्यादा होगी, खपत होगी तो पीछे से मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। तो उस पर ये लोग बाजार भी मान रहा है कि ऐसा इंडिकेटर है कि टैक्स में भी मिडिल क्लास को कुछ राहत मिल जाए। और वैसे भी वित्त मंत्री ने कहा था कि एक मिडिल क्लास क्या सोचता है, कैसे रहता है, वो उसको समझती हैं। तो हम ये उम्मीद जरूर कर सकते हैं कि यहां पर भी राहत कुछ हमें मिल जाए। बाकी सबकी नजर बजट पर बनी रहेगी। बजट कल पेश होना है, इसलिए सही मौका है कि बजट से जुड़ी कुछ यादगार और दिलचस्प बातें आपको बताई जाए। भारत में बजट की मजेदार कथा जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। इस मोड़ पर घबरा के न थम जाइए आप, जो बात नहीं है उसे अपनाइए आप। डरते हैं नई राह पे क्यों चलने से, हम आगे आगे चलते हैं, आइए आप। हर साल जाती जनवरी और आता फरवरी हम भारत के लोगों के लिए बजट के इंतजार और बजट से उम्मीदों का दौर लाता है। लेकिन जिस बजट की हम इतनी बेसब्री से राह देखते हैं उससे जुड़े कई ऐसे दिलचस्प किस्से हैं जिनके बारे में बेहद कम लोगों को मालूम है। देश आजाद होने के बाद से अब तक कुल 74 वार्षिक बजट पेश किए जा चुके हैं। इसके अलावा 14 अंतरिम बजट और 4 विशेष बजट या लघु बजट पेश किए जा चुके हैं। बजट के इतने दस्तावेजों और भाषणों में कई बार ऐसे वाकये निकल कर आते हैं जो सालों साल के लिए यादों में दर्ज हो जाते हैं। ऐसा ही एक दिलचस्प वाकया है 1955-56 के बजट का। 1955-56 के केंद्रीय बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री सीडी देशमुख ने शादीशुदा और अविवाहितों के लिए अलग अलग इनकम टैक्स स्लैब पेश किया था। 1955-56 के यूनियन बजट में देशमुख ने कहा था कि शादीशुदा लोगों के लिए 1500 रुपए का मौजूदा टैक्सी एग्जेम्प्टो स्लैब बढ़ाकर 2000 रुपए किया जा रहा है। अविवाहितों के लिए इसे घटाकर 1000 रुपए किया गया था। दरअसल फैमिली अलाउंस की स्कीम शुरू करने के लिए ऐसा किया गया था। इसी साल यानी 1955 तक केंद्रीय बजट केवल अंग्रेजी भाषा में ही छपता था, लेकिन इसके बाद केंद्र सरकार ने बजट दस्तावेजों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छापने का निर्णय लिया था। इसी तरह ब्रिटिश शासन से लेकर साल 1999 तक बजट एक ही निर्धारित तारीख और समय पर पेश किया जाता रहा, जिसके हिसाब से केंद्रीय बजट फरवरी के अंतिम दिन शाम 5 बजे पेश किया जाता था। वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने साल 1999 में बजट पेश करने का समय बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया था। तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017 में बजट पेश करने की तारीख को बदलकर 1 फरवरी कर दिया था। बजट को पहले एक बजट ब्रीफकेस में रखा जाता था। पुरानी पीढ़ी ने बजट भाषणों से पहले कई वित्त मंत्रियों के हाथों में उस बजट ब्रीफकेस को देखा है, लेकिन 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे एक बही खाते से बदल दिया, जिस पर राष्ट्रगान लिखा हुआ था। इसी तरह बजट से जुड़ी एक खास रस्म है हलवा बनाने की रस्म। बजट पेश होने से कुछ दिन पहले होने वाली इस रस्म के दौरान वित्त मंत्री की मौजूदगी में हलवा बनता है। वित्त मंत्री हलवे के इस बड़े बर्तन में कड़छी चलाते हैं,
इसके बाद मंत्रालय के प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के सदस्यों को मिठाई मिलती है। बजट से जुड़ी खास बातों के क्रम में हर बार बजट की अवधि और शब्द सीमा को लेकर भी कोई न कोई नया फैक्ट सामने आता रहा है। अब तक सबसे ज्यादा शब्दों वाला बजट भाषण देने का रिकॉर्ड मनमोहन सिंह के नाम है। 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 18,650 शब्दों वाला बजट भाषण दिया था, तो वहीं अरुण जेटली ने 2018 में 18,604 शब्दों वाला बजट भाषण दिया था। इस भाषण की अवधि 1 घंटा 49 मिनट थी, जबकि सबसे छोटे बजट भाषण का रिकॉर्ड वित्त मंत्री हीरू भाई मुल्ली भाई पटेल के नाम है। पटेल ने 1977 में केवल 800 शब्दों वाला बजट भाषण दिया था। बजट के इतिहास में सबसे ज्यादा बार बजट भाषण देने का रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है। उन्होंने वित्त मंत्री रहते हुए 10 बार बजट भाषण दिया, जबकि पी चिदम्बरम ने 9 बार बजट भाषण दिया। तो वहीं प्रणब मुखर्जी और यशवंत सिन्हा के नाम 8-8 बार बजट भाषण देने का रिकॉर्ड दर्ज है। ये रोचक तथ्य, किस्से और कहानियां भारत के आम बजट में अपनी खास जगह रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन पर घर, परिवार और समाज में चर्चा भी होती है और बहस भी। सोशल अड्डा में आज सबसे बड़ी खबर जो है वो बजट से जुड़ी हुई है। पूरे देश में इस बात की सरगर्मी रही है कि निर्मला सीतारमण के पिटारे में दरअसल है क्या। देश में करीब 140 करोड़ लोग हैं और सबकी बजट से अपनी उम्मीदें हैं। किसी को इनकम टैक्स में छूट चाहिए तो किसी को जीएसटी से राहत चाहिए, किसी को अपने बिजनेस की चिंता है। क्या सोच रहे हैं लोग बजट को लेकर, इसके लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। साल 2023-24 का बजट पेश होने में अब कुछ ही घंटों का फासला रह गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में अपना पिटारा खोलेंगी। कोरोना की दुश्वारी के बाद ये पहला बजट है, इसीलिए लोगों की उम्मीदें भी बड़ी हैं। हमने लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर मौजूद यात्रियों से बजट को लेकर उनके मन की बात जानने की कोशिश की। कल देश का बजट आ रहा है, क्या क्या उम्मीदें हैं इस बार बजट में? सब कुछ तो सही है। जो इनकम टैक्स का स्लैब जो 5 साल से जो नहीं बढ़ा है उसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए था। और बाद बाकी जो इनकम टैक्स लेते हो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देश हित में लगता है। वो पूरा अपना सेने पे और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ा रहे हैं, सारे सभी जगह उन्नति तो हो ही रही है। अच्छा, लोअर मिडिल क्लास हमेशा कहता है कि भाई हमारे लिए बजट में कुछ नहीं है। अब कहने का तो सबका तो ऐसे ही है कि चाहिए सब। सरकार गरीबों के लिए कर रही है और अमीरों के लिए कर रही है। नहीं, ये सरकार सबके लिए कर रही है, सबके लिए, मतलब समान रूप से सरकार सबको देख रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए बजट से बड़ी अपेक्षा यही होती है कि सरकार इनकम टैक्स स्लैब में थोड़ी राहत दे दे। उधर टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े लोग चाहते हैं कि सरकार इस बार उनके सेक्टर के लिए कुछ करे। इस सेक्टर में आप चाहते हैं जहां पर कुछ चीजें हों बजट में? हाँ, बजट में टेलीकॉम सेक्टर में बजट अच्छा है तो अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग टेलीकॉम सिस्टम से जुड़े हुए हैं। टेलीकॉम सिस्टम में बजट नहीं है, एकदम नहीं है, नथिंग। अगर आता है तो उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा होगा कि एम्प्लॉय जितने हैं, वर्कर्स जितने मतलब ये बीएसएनएल में देखे ना कि वीआरएस दिया गया, बजट आएगा तो कम से कम एम्प्लॉय तो रखे जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि बजट पर पूरे देश की निगाहें हैं और हर कोई अपने पेशे और कारोबार से जुड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है। नौकरी पेशा लोग इनकम टैक्स स्लैब में रिबेट चाहते हैं, तो नवी मुंबई की थोक सब्जी मंडी में बैठा कारोबारी महंगाई और टैक्स के बोझ से निजात चाहता है। मतलब महंगाई के ऊपर थोड़ा होना चाहिए। अभी मार्केट के जिस हिसाब से चल रहा है पूरा सिस्टम ही हम लोग का हिल गया है। अभी टैक्स भी हमको लगता है, पहले हमको टैक्स नहीं लगता था माल पे, अभी हमको मतलब ज्यादा टैक्स भी लगने लगा है। तो यही सब है कि कुछ कम करे तो अच्छा रहेगा। दरअसल आम आदमी को बजट से बस इतना ही लेना देना होता है कि उसकी कमाई ज्यादा हो जाए और टैक्स कम हो जाए। लेकिन इकोनॉमी के जानकार जानते हैं कि बजट पेश करने से पहले सरकार के सामने कितनी चुनौतियां होती हैं। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर को उन सब एक्सपेक्टेशंस को लेके एक मिडिल ऑफ द रोड पाथ निकालना पड़ता है, जहां पे वो बैलेंस लाया जा सके। तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं कि पब्लिक सेक्टर कैपेक्स कंटिन्यू करेगा, जैसे मैंने बोला,
और ग्रोथ ओरिएंटेशन होगा, यानी कि सिग्निफिकेंट आउटलेस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर हेल्थ केयर, फॉर एजुकेशन एट्सेट्रा. बट नेचुरली एज फार एज पर्सनल टैक्सेस आर कंसर्न, एक्सपेक्टेशन तो है कि एक किस्म का बूस्ट मिलेगा इकोनॉमी को. बहरहाल लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं. बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है. उम्मीद है कि इस बार बजट में मध्यम वर्ग के लोगों के लिए कुछ खास तोहफा वित्त मंत्री दे सकती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल का ये आखिरी बजट है. ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे. आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम को राज्य की राजधानी बनाने का ऐलान किया है. चलते हैं सीधे न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश की कई और जरूरी खबरें आपका कर रही हैं इंतजार. पीएम मोदी 12 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना दौसा खंड का उद्घाटन करेंगे. सोहना दौसा के बीच एक्सप्रेसवे चालू होने के बाद दिल्ली से जयपुर के बीच यात्रा का समय करीब 2 घंटे कम हो जाएगा. ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पहला चरण है. 1390 किलोमीटर लंबा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा. ये दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा के समय को 24 घंटे से घटाकर 12 घंटे कर देगा. मार्च 2023 तक इसके पूरा होने की उम्मीद है. धार्मिक यात्रा पर उत्तराखंड गए विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ऋषिकेश के स्वामी दयानंद आश्रम में आयोजित अनुष्ठान में शरीक हुए. अनुष्ठान के बाद दंपति ने भंडारा कर संतों को भोजन कराया और उनका आशीर्वाद लिया. साधु संतों का आशीर्वाद लेने के बाद विराट और अनुष्का ने मां गंगा के दर्शन किए. इस दौरान उन्होंने मीडिया से दूरी बनाए रखी. राष्ट्रपति भवन में मौजूद अमृत उद्यान मंगलवार से आम लोगों के लिए खोल दिया गया. पहले दिन यहां भारी संख्या में सैलानी पहुंचे और इस खूबसूरत उद्यान का लुत्फ उठाया. आम लोगों के लिए इसे सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए खोला गया है. 26 मार्च तक आम लोग इस खास उद्यान का लुत्फ उठा सकते हैं. टिकटों की ऑनलाइन बुकिंग हो रही है. इसके अलावा मौके पर लगे 10 कियोस्क से भी सैलानी टिकट खरीद सकते हैं. आपको बता दें कि सरकार ने इसका नाम मुगल गार्डन से बदलकर अमृत उद्यान कर दिया है. उत्तराखंड के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट औली में सोमवार को हुई भारी बर्फबारी के बाद हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है. बर्फबारी का आनंद लेने के लिए भारी संख्या में सैलानी यहां पहुंच रहे हैं. स्थानीय स्कीइंग प्लेयर्स और पर्यटन व्यवसायी मौसम सुहाना होने से बेहद उत्साहित हैं. स्कीइंग के खिलाड़ी औली के स्लोप में पहुंचकर अपनी प्रैक्टिस में जुट चुके हैं, क्योंकि यहां पर 21 फरवरी से राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन होना है. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने विशाखापट्टनम को राज्य की राजधानी बनाने का ऐलान किया. दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जगमोहन ने कहा कि मैं आप सभी को विशाखापट्टनम आमंत्रित करने आया हूं, जो आने वाले दिनों में आंध्र प्रदेश की राजधानी बनने जा रहा है. उन्होंने कहा कि 3 और 4 मार्च को विशाखापट्टनम में एक वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है. और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है. ये खबरें दिल को सुकून देती है, अपने विकास को लेकर एक भरोसा देती है. जम्मू कश्मीर में विकास के नए कीर्तिमान गढ़े जा रहे हैं, चाहे शानदार सड़कें हों या फिर रेलवे ट्रैक. ये विकास यात्रा सब जगह दिखती है और इस लिस्ट में जुड़ गया है केबल रेल ब्रिज का नाम भी, जो देश का पहला केबल रेल ब्रिज है. देश की आन, बान और शान का प्रतीक हमारा ये प्यारा तिरंगा हिमालय की बेशुमार ऊंचाइयों पर गर्व से लहरा रहा है. इसके चारों ओर है ये खूबसूरत वादियां. इन्हीं खूबसूरत वादियों के बीच हमारा ये शान से खड़ा ये केबल ब्रिज हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर देगा. पाइप भी यहाँ ईमानदारी से लग रही है. ये देश का पहला केबल ब्रिज है जिसे जम्मू कश्मीर में अंजीर खंड पर बनाया गया है. इस ब्रिज का ये वीडियो रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने सोशल मीडिया पर जारी किया. ड्रोन से लिया गया ये वीडियो हमारे देश के शहरे यानी जम्मू कश्मीर और इस केबल ब्रिज की कामयाबी बयां कर रहा है. अब इससे कटरा और रियासी सीधे जुड़ गए हैं. इस ब्रिज की ऊंचाई 193 मीटर है. इसे सपोर्ट देने के लिए 96 केबल लगाए गए हैं. ये केबल रेल ब्रिज करीब 473 मीटर लंबा है. वहीं नदी से इस पुल की लंबाई 131 मीटर है. कहा जा रहा है कि ये पुल किसी भी बड़े तूफान से लड़ने में सक्षम है. इतना ही नहीं, इससे बनाने में एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया गया है.
ये पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। इस परियोजना का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ों से होकर गुजरता है। ये रेल लिंक 292 किलोमीटर लंबा है। इसके रास्ते में 38 गुफाएं हैं और इसमें एक गुफा तो 11 किलोमीटर लंबी है। इसके रास्ते में यह पुल भी शामिल है। सर्वे होने के बाद फिर इसकी अप्रोच बनाई गई बाई रोड, पहाड़ों को काट काट कर यहाँ तक पहुंचे। उसके बाद फिर ये आप देख रहे हो कि कितनी अजीब खाड गहरी है और इसके स्पेस नहीं था हमारे पास अप्रोच के। दूसरी तरफ हमारी टनल नंबर T2 है, उस पे हम एक एंड से ही काम कर सकते थे इसका। और जो सबसे पहले हमारे लिए जो प्रॉब्लम आ रही थी स्लोप की स्टेबलाइजेशन, तो इसकी स्टेबलाइजेशन की हमने। केंद्र सरकार का पूरा जोर जम्मू कश्मीर को चमकाने पर है। वो राज्य के लिए कई सौगात ला रही है। खुद प्रधानमंत्री मोदी पहले ही राज्य में बिजली और रेलवे से जुड़े कई प्रोजेक्ट तेजी से जनता को समर्पित करने की बात कह चुके हैं। आपके माता पिता को, आपके दादा दादी को, आपके नाना नानी को जिन मुसीबतों से जिंदगी जीनी पड़ी, मेरे नौजवान, आपको कभी भी ऐसी मुसीबतों से जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी। ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। यानी सरकार हर मोर्चे पर राज्य के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में अंजी खंड रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर की जनता के लिए बड़ी सौगात है। अब सभी इस ब्रिज के जल्दी शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे बढ़ते हुए पब्लिक होर्डिंग पर एक जरूरी खबर है। हवाई यात्रा के दौरान विवादित वाकये थम नहीं रहे हैं। अब विस्तारा की फ्लाइट में एक महिला पैसेंजर ने नशे में क्रू मेंबर के साथ मारपीट और बदतमीजी की। ये फ्लाइट इटली से मुंबई आ रही थी। फ्लाइट के मुंबई में लैंड होते ही क्रू मेंबर की शिकायत पर आरोपी महिला को अरेस्ट कर लिया गया। आपको बताते हैं आखिर ये वाकया पूरा है क्या। दरअसल ये घटना सोमवार की बताई जा रही है। आरोपी महिला इटली की रहने वाली है, जिसका नाम पाओला पेरुशियो है। पुलिस के मुताबिक महिला के पास इकोनॉमी क्लास का टिकट था, लेकिन वो बिजनेस क्लास में जाकर बैठ गई थी। क्रू मेंबर ने जब उसे अपनी सीट में बैठने के लिए कहा तो वो बहस करने लगी। पीड़ित क्रू मेंबर ने बताया वो बदतमीजी पर उतारू हो गई और उसके साथ मारपीट की। पीड़ित ने यह भी बताया कि जब मेरी मदद के लिए दूसरा क्रू मेंबर आया तो महिला ने उसके ऊपर थूक दिया। यही नहीं, इसके बाद आरोपी महिला खुद के साथ ही आपत्तिजनक हरकतें करने लगी। हालांकि कैप्टन के निर्देश पर क्रू मेंबर ने आरोपी महिला को किसी तरह एक सीट से बांध दिया। फ्लाइट के मुंबई लैंड होने पर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक 25,000 रुपए का जुर्माना लगाने के बाद आरोपी महिला को जमानत दे दी गई। मामले में अभी भी जांच की जा रही है। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे निकलते हैं और चलते हैं सियासी ढाबे पर। आज बजट की शुरुआत हुई है और प्रधानमंत्री मोदी ने सत्र से पहले मुस्कुराते हुए एक जरूरी मैसेज विपक्ष को दिया। कहा कि सदन में तकरार तो होनी चाहिए ही, लेकिन तकरीर भी होनी चाहिए। सुनिए। ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का, लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। यूपी में रामचरितमानस को बहाना बनाकर क्या समाजवादी पार्टी पिछड़े और दलित समुदाय को गोलबंदी में जुटी हुई है? ये सवाल सियासी गलियारों में घूम रहा है। इसकी वजह भी है। पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने मानस पर विवादित बयान दिया और अखिलेश ने उनको पार्टी में बड़ा पद दे दिया। अब पार्टी दफ्तर के बाहर दलित समुदाय से जुड़ा एक बड़ा पोस्टर लगा है। समाजवादी पार्टी इस पर भी चुप है, लेकिन खूबी ये है कि इस बीच पार्टी के एक नेता मुलायम सिंह यादव को अपने गाने में भगवान बता रहे हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के कुछ मानस के मन में काफी लोचा है। स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस के कुछ संदर्भों को खारिज कर रहे हैं, पर दिलचस्प ये है कि इन्हीं विवादों के बीच पार्टी ने एक वीडियो सॉन्ग जारी किया जिसमें मुलायम सिंह यादव को भगवान बताया गया है। अब इस गाने की टाइमिंग देखिए। उधर स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बोल के बाद रामचरितमानस की प्रतियां तक जला दी गईं। इधर समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव में भगवान ढूंढ रहे हैं, लेकिन चक्कर यही खत्म नहीं होता। बताया गया कि अखिलेश स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से नाराज हैं, पर इसी नाराजगी में उन्हीं का प्रमोशन कर दिया जाए जिससे नाराज होने का दावा हो, ये बात हजम नहीं होती।
अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी में बेहद अहम जिम्मेदारी दे दी। फिर लाजिम था कि बीजेपी ने अखिलेश को लपेटे में ले लिया। ये जो बयान है वो मैं बार बार कह रहा हूँ, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान नहीं है। यह बयान श्री अखिलेश यादव जी का है, ये समाजवादी पार्टी के कुनबे का है और उत्तर प्रदेश के अच्छे माहौल को कैसे विषैला बनाया जाए, इस प्रकार की असफल कोशिश है। लेकिन उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। वह सोचते हैं कि इससे वह पिछड़ों को या दलितों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। तो जिन्होंने सत्ता में रहते हुए लगातार पिछड़ों, दलितों और प्रदेश का शोषण किया, बर्बादी करने का काम किया, उनका भविष्य अब उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं। यह मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं और यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। दलित समुदाय और पिछड़ों की गोलबंदी का जो प्रयोग समाजवादी पार्टी में चल रहा है, वो रामचरितमानस को बहाना बनाकर आगे बढ़ता जा रहा है। पार्टी दफ्तर के सामने लगाया गया ये पोस्टर सियासी गर्मी और बढ़ाने के लिए काफी है। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यालय के ठीक सामने एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें गर्व से कहो हम शूद्र हैं। डॉक्टर शूद्र उत्तम प्रकाश सिंह पटेल ने ये पोस्टर लगाया है और जो कि राष्ट्रीय महासचिव हैं अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा मुंबई महाराष्ट्र के। उन्होंने साफ तौर से ये मैसेज दिया है कि जय शूद्र समाज 6743 जातियां हैं जो शूद्र समाज को रिप्रेजेंट करती हैं और जय संविधान भी लिखा है। चूंकि समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक ये सामने ये पोस्टर लगा है तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो ओबीसी और एसटी को लेकर जो राजनीति है वो पूरी तरीके से गरमाई हुई है। समाजवादी पार्टी दलित और पिछड़ी जातियों की गोलबंदी तेज करना चाहती है, इसीलिए उसे इस पोस्टर में कोई समस्या नजर नहीं आती, वरना इस तस्वीर के पब्लिक होने के बाद अब तक पोस्टर उतर गया होता। और जिनकी वजह से ये सारा हंगामा खड़ा हुआ है वो भी मौन नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य हमला झेल रहे हैं, हमला बोल रहे हैं। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने स्वामी प्रसाद मौर्य का सिर काटने वाले को 21 लाख का इनाम देने की घोषणा की तो मौर्य ने महंत राजू दास को हिस्ट्री शीटर बता दिया। लेकिन अच्छा हुआ उनके बयान से उनका असली चेहरा आ गया कि धर्माचार्य के रूप में एक कुख्यात अपराधी मेरा सिर काटने के लिए 21 लाख रुपए का इनाम दे रहा है। अगर उनको जब तक में विश्वास होता तो अयोध्या में बैठे बैठे श्राप दे करके स्वामी प्रसाद मौर्य को स्वाहा कर सकते थे, उनका 21 लाख रुपया भी बच जाता, उनका असली चेहरा भी नहीं सामने आता। और अब तो खुल गया मामला कि धर्म के चादर ओढ़कर ऐसे कुख्यात हिस्ट्री शीट अपराधी जो काट मार, जीभ काटना, सिर काटना, नाक काटना, कान काटने की बात करते हैं, वो संत हो ही नहीं सकते क्योंकि ये संत स्वभाव नहीं। जिस वक्त अयोध्या में शालिग्राम शिला का इंतजार हो रहा है, जिस शिला से रामलला अवतार लेंगे, उसके दर्शन के लिए देश भर से लोग उमड़ रहे हैं। पूरा देश शालिग्राम शिला के प्रति भक्ति भाव में है। उस वक्त रामचरितमानस पर विवाद थम नहीं रहा। यही सियासी टाइमिंग है। सियासत समझने वाले बताते हैं कि समाजवादी पार्टी चाहती है कि ये विवाद बना रहे। रणनीति समाजवाद के साथ अम्बेडकरवाद को जोड़ने की है ताकि बीजेपी के जनाधार में सेंध लगाई जा सके। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पोको C50 फोन जो कि स्मार्टफोन है उसे आप बेहद ही कम कीमत पर खरीद सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ और जानकारी के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं हम डिजिटल गली। इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया की नामचीन कंपनी सोनी ने वॉकमैन NW ZX707 को भारत में लॉन्च कर दिया है। कंपनी का दावा है कि ये डिवाइस इलेक्ट्रिक ऑडियो फाइल्स और हाई-फाई पसंद करने वालों के लिए तैयार किया गया है। दरअसल 80 और 90 के दशक में वॉकमैन काफी पॉपुलर डिवाइस था, लेकिन सोनी ने NW ZX707 के जरिए मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी में ट्रेडिशनल वॉकमैन को लाने की कोशिश की है। पोको C50 स्मार्टफोन इस समय आप बेहद सस्ते दाम पर खरीद सकते हैं। पोको के C50 कंट्री ग्रीन 32GB प्लस 2GB रैम वेरिएंट की MRP 8,999 रुपए है, लेकिन आप इसे 27% डिस्काउंट के साथ 6,499 रुपए में खरीद सकते हैं। कोटक बैंक क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 10% तक का एडिशनल डिस्काउंट भी हासिल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, फ्लिपकार्ट पर एक्सिस बैंक कार्ड से पेमेंट करने पर आपको 5% का अलग से कैशबैक मिल सकता है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च स्टार्टअप ओपन एआई ने एआई चैटबॉट ChatGPT को मोनेटाइज कर दिया है। पॉपुलर एआई चैटबॉट का पेड वर्जन $42 यानी करीब 3,400 रुपए प्रति महीने पर उपलब्ध कराया गया है। इसका खुलासा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन के जरिए किया गया है। एआई चैटबॉट ChatGPT पिछले साल नवंबर में लॉन्च किया था। आईसीसी महिला T20 प्लेयर रैंकिंग में भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने दूसरा स्थान हासिल किया है। खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं खेल चक्कर। आईसीसी ने महिला T20 प्लेयर रैंकिंग जारी की, जिसमें भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा ने दूसरा स्थान हासिल किया। दीप्ति 737 रेटिंग पॉइंट के साथ T20 गेंदबाजों की लिस्ट में तीसरे से दूसरे स्थान पर आ गई हैं। वहीं इंग्लैंड की सोफी एक्लिस्टोन 763 रेटिंग के साथ पहले स्थान पर काबिज हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया अपडेट दिया है। दरअसल पीसीबी ने मिकी ऑर्थर को दोबारा कोच बनाने की तैयारी कर ली है, लेकिन कुछ जुदा तरीके से। रिपोर्ट्स की माने तो पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कोचिंग दे चुके ऑर्थर इस बार पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऑनलाइन क्रिकेट की ट्रेनिंग देंगे। सचिन तेंदुलकर भारतीय विमेंस अंडर 19 टीम का अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सम्मान करेंगे। बीसीसीआई के सचिव जयशाह ने जानकारी दी। भारत की अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता टीम बुधवार को पुरस्कार समारोह के लिए अहमदाबाद जाएगी। पुरस्कार समारोह अहमदाबाद में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे और आखिरी T20 मैच के पहले शाम को होगा। भारत न्यूजीलैंड के बीच लखनऊ में हुए दूसरे टेस्ट के बाद भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने पिच की आलोचना की थी और उसे सदमा देने वाला बताया था। अब रिपोर्ट्स की माने तो पिच क्यूरेटर पर गाज गिरी है और इकाना स्टेडियम मैनेजमेंट ने उन्हें हटा दिया है। इकाना की इस पिच पर न्यूजीलैंड टीम ने 99 रन बनाए थे। 100 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय टीम को भी पसीना आ गया था।